साल 2024 चुनाव, पिछली 10 साल की सरकार बीजेपी की, आपको क्या लगता है कि अगली बार मतलब क्या होगा? बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी या फिर जो इंडिया गठबंधन अलायंस है, उसका कुछ चांस है? क्या माहौल क्या है 2024 का? देखिए, सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि अगर मोदी की गवर्नमेंट आएगी या नहीं, वो तो सवाल दूसरा आता है। पहला ये कि अगर मोदी हटता है या मोदी को चुनौती कौन देता है या मोदी की जगह कौन? एक विकल्प, जनता के सामने विकल्प क्या है? तो जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ, जो कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जैसे नवीन पटनायक, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, सब अकेले-अकेले हैं। केसीआर की बात कर लें, तो वो बड़े चेहरे अपने-अपने राज्य की बड़ी भूमिका निभाए हैं, अपने भाषा में बहुत अच्छे खासे स्तर लेवल पर है, जनाधार उनके नाम से जुड़ जाता है। तो वो सबसे पहला फैक्टर आता है कि अगर मोदी को हटाना है, तो मोदी की जगह कौन? बात अगर हम यहाँ पर 5 फेज़ की कर लें, 5 फेज़ में आता है राहुल, नीतीश, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव। ये पाँचों ही नेता अपने राज्यों में अपने जनाधार जुटाने के लिए बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश उसमें अच्छे सबसे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और साथ ही साथ अगर राहुल गांधी की बात कर लें, इसमें 3 तो इस समय फिलहाल तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बात हम सांसदीय चुनाव की कर रहे हैं, एक लोकसभा चुनाव सांसदों का चुनाव होता है। इनमें से कोई भी जो शुरुआती 3 नाम लिए वो सांसद नहीं है, सब मुख्यमंत्री पद पर है, विधायक पद जीत कर आए थे। राहुल गांधी सांसद हैं, सांसद पद छिन गया था, फिर वापस आए सांसद पद पर। लेकिन अगर गौर करें हम 2019 का इनका डेटा उठाएं, तो अमेठी से हार गए थे। वो सीट जिससे राजीव गांधी खुद चुनकर आए, प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी की बात कर लें, मतलब उन सबका दबदबा अच्छा खासा रहा, सोनिया गांधी की बात कर लें, ऐसी सीट थी वो अमेठी। राहुल वहां पे वापस नहीं गए दोबारा, चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, अब उनकी चर्चा नहीं हो रही कि लड़ेंगे कि नहीं। तो बात वो आती है कि सांसद पद के चुनाव में पहले तो वो जीतना जरूरी है, वो फिर जीतेंगे किस सीट से लड़ेंगे। ज्यादातर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। अखिलेश यादव की इसमें बात कर लें, तो एक समय था साल 2004, जब मुलायम सिंह यादव की लहर चल रही थी, नेताजी का दबदबा था। लालू यादव के एक फैसले की वजह से नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद आज होता कि अखिलेश का भी चांस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। चौधरी चरण सिंह की बात कर लें और आज जयंत चौधरी की पार्टी की बात कर लें, वो पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर तक थी पिछले 2 सालों में, आज क्षेत्रीय स्तर तक पहुंच गई है। तो ऐसा नहीं कि एक फेस बहुत जरूरी होता है हर पार्टी में। तो वो फेस कौन है इस समय? अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, 2004 में समाजवादी पार्टी 35 सीटें जीत गई थी उत्तर प्रदेश में। अगर आज के समय में अखिलेश को पीएम पद की दावेदारी हासिल करनी है, तो कम से कम 40 सीटें या 35 सीटें उनको अकेले जीतनी होंगी। लेकिन सीट शेयरिंग में उनकी कितनी बात बनेगी? अब 2024 में बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी आएंगे या नहीं आएंगे दोबारा, तीसरी बार खैर। तो जिस तरीके से सर्वे अभी फिलहाल आ रहे हैं, सर्वे को लेकर बात हो रही है, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में घेरा, उसको सेमीफाइनल बता रहे थे। उस सेमीफाइनल को देखते हुए कह रहे थे कि आगे फिर हो सकता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। तो कांग्रेस ने वोट शेयर के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर देखें, तो 8 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस के जाते हैं। लेकिन कांग्रेस से जो गलती हुई, वहां पर 3 गलतियां हो गई। पहली गलती ये कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा ही दिखा दिया। अगर आप गौर करें, पीएम मोदी को ज्यादा नहीं दिखाया बीजेपी ने और कम भी नहीं दिखाया। मोदी का नाम रखा, लेकिन उनको लग रहा था जिस राज्य में जीतेंगे वहां पर नाम रखा, बाकी जगह जेपी नड्डा और अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला कि कल को अगर हार जाते हैं तो मोदी को ही ब्लेम ना जाए। जैसे कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में मोदी ने 20 से ज्यादा रैलियां करी। सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खुद कहा था कि खुद पहली बार हमने देखा कि कोई प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर रहा है, क्योंकि उनको पता था कि अगर कर्नाटक जीत लिया तो धीरे धीरे साउथ के और राज्य जीतना शुरू हो जाएंगे। जैसे गुजरात जीतते चले गए, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य जीतते चले गए। उत्तरी भारत और पूर्वी भारत को लेकर फिर ये जंग छिड़ गई। तो ये चर्चा थी। लेकिन अब बात आती है कि पीएम मोदी के अलावा जो हम विकल्प की बात कर रहे थे और राहुल की जो कांग्रेस की 3 गलतियां बता रहे थे, पहला ये कि राहुल को बहुत ज्यादा ही प्रोजेक्ट कर दिया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, वो कहीं ना कहीं सवाल या निशान पर आ गए कि भाई यात्रा करी, 20-20 दिन रुके, हजारों किलोमीटर चले, 4000 किलोमीटर चले और 4 राज्य भी नहीं जिता पाए, तो वो सवाल खड़ा हो गया। दूसरा ये हुआ कि कांग्रेस अकेले उतरी, इंडिया गठबंधन नाम दिया था, इंडिया गठबंधन की ताकत यहाँ पर आजमाने का मौका था। भले ही 2-2 सीट भी देते अगर समाजवादी पार्टी या नीतीश के जेडीयू को या किसी अन्य पार्टी को, तो एक रहता कि सब साथ हैं। अब कई नाराज हो गए, कई अलग हो गए, तो वो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये रहा कि जैसा कि कांग्रेस हर बार बिना फेस के चुनाव लड़ती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस आती तो गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, कमलनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, भूपेश बघेल को दूसरी बार मुख्य। तो वो सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये कंफर्म था। लेकिन बीजेपी ने क्या करा, चुनाव जीत गई। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, जो ये राज्य के अपने मुख्यमंत्री रहे थे, वो कहाँ गए?
उनका पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, चेहरा बदलाव किया। तो जब बदलाव होता है तो नए नेता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए दिलचस्पी जताते हैं, लेकिन चेहरा रिपीट होता रहता है तो वो गलतियां नहीं। अब कांग्रेस की राजस्थान में जो गलतियां थी कि 2 बार ही हमने गहलोत को देखा, जब वे अपनी सत्ता रिपीट नहीं कर पाए तो तीसरी बार में कहीं न कहीं फिर आगे आकर उनको नहीं करना चाहिए था। सचिन पायलट को आगे करना चाहिए था, जो हक बनता भी था। क्योंकि जब भी कोई अगर पार्टी जीतती, कांग्रेस खासकर जीतती, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष पद को ही आगे करती थी, जो सचिन पायलट 2018 में। तो वहां पर पायलट को पीछे कर दिया गया, तो वो एक बड़ा फैक्टर था कि वहां पर से गुर्जर समाज नाराज हुआ। फिर देवनारायण की प्रतिमा खुद पीएम मोदी ने आके अनावरण किया, वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित रहा। तो वो अलग अलग तरीके से वोट बैंक को रिझाने में कामयाब रहे। मोदी को पता था कहां पर हथौड़ा चलाना है, कहां पर लोहा गर्म है, तो वो चीज उन्होंने फैक्टर के तौर पर काम किया। साल 2019 में जैसे विपक्ष की तरफ से आ गए थे राहुल गांधी कांग्रेस का, और बीजेपी की तरफ से मोदी जी। तो 2019 में ये थी कि राहुल वर्सेस मोदी। 2024 में क्या देख सकते हैं हम कि इस रिपीट हो सकता है या फिर कोई और भी ऑप्शन? देखिए, अगर इस वक्त फिलहाल देखें, जो कह रहे कि इंडिया दल तैयार हो रहा है, 26 से ज्यादा पार्टियां हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और अगर आप भी देखें तो आप अब कहेंगे कि काफी देर हो गई है। क्योंकि इंडिया अलायंस को ये जो काम आज कर रहे हैं वो 3-4 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था। बीजेपी की तरफ से अपडेट है कि अगले कुछ दिनों में ही वो अपने 160 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि वो 160 प्रत्याशी, वो भी भाजपा के, जिनका बूथ स्तर अभी मजबूत माना जा रहा है, वो अभी से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनको 5 महीना मिल जाएगा या 4 महीना, जितना भी वक्त बचा है तैयारियों का। लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस का क्या है कि सीट शेयरिंग पर क्या फैसला होगा, समझौता क्या होगा, किसी को नहीं पता। फेस कौन होगा, किसी को नहीं पता। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, किसी को नहीं पता। इंडिया अलायंस सबके सामने है, लेकिन इंडिया अलायंस का लोगो नहीं पता कि क्या होगा। तो जनता के बीच अभी वो असमंजस की, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि अगर पीएम मोदी नहीं तो कौन, विकल्प की जो बात आती है तो विकल्प में कौन है। राहुल गांधी की बात करी कि वो एकमात्र अभी सांसद है इन सभी बड़ी शहरों में, लेकिन वो भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाए, लेकिन अपने उस स्तर पर नहीं निभा पाए जिस पर पीएम मोदी को घेरा जा सके। तो अब बात आपने करी कि आप किसको देख रहे हैं कि पीएम मोदी वर्सेस, अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस का जो शुरुआती नजरिया रहा है, वैसे तो 2019 में आपने कहा राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया, तो जैसा कि कांग्रेस के अगर राजस्थान से ये बात निकाल लें कि गहलोत को 2 बार ही आपने आगे करा, दोनों बार सीएम रहे, दोनों बार सरकार रिपीट नहीं करा पाए, बहुत था। तीसरी बार मौका अगर आपने दिया, अच्छी बात थी, लेकिन उसका नतीजा आप देख रहे हैं, नहीं रिपीट करा पाए। तो गलतियों को दोहराना वो गलत है। 2 बार ही आपने राहुल गांधी को मौका दिया, 2014 और 2019। अब जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई, वहां पर एक दलित चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया, जो कि ममता बनर्जी जो कांग्रेस की कट्टर दुश्मन मानी जाती है, अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस की कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने कांग्रेस के एक नेता को आगे बढ़ाया। भले ही वो राहुल नहीं है, सोनिया नहीं है, प्रियंका नहीं है, लेकिन है तो कांग्रेस के ही, है तो एक शानदार नेता, 50 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, परिवारवाद नहीं जुड़ा, कोई ऐसा अभी तक उन पर आरोप भी नहीं लगा जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं बीजेपी वाले घेर सके। अगर दलित चेहरे के तौर पर उनको काफी कुछ भला बुरा कहेंगे तो वो एक फैक्टर उनके साथ जुड़ेगा, प्यार मिलेगा जनता का। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश या भारत देश में देखें तो उत्तर प्रदेश में 21% दलित है, वो बड़ा फैक्टर होगा। भले मायावती की उन पर अच्छी खासी पकड़ है, अखिलेश की सपा के साथ कई सारे हैं, लेकिन वहां से इंडिया दल के साथ जुड़ेंगे। पूरे भारत में देखें तो वहां पर भी दलित चेहरे बहुत ज्यादा हैं। दलित प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला है, तो वो एक मौका बन सकता है। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस राज्य स्तर पर जब भी चुनावी मैदान में उतरती है तो वह कभी भी कोई फेस अनाउंस नहीं करती, भले ही सबको पता हो कि कौन बनेगा। अगर ऐसा ही राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और कांग्रेस के नजरिए से ये जो कुछ भी गठबंधन चला, तो कांग्रेस क्या करेगी, किसी को फेस नहीं बनाएगी। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी अभी हाल ही में एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार को पीएम दावेदार मान ले, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं राहुल हार गए थे अमेठी, अगर वो वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते, 2 सीट से चुनाव नहीं लड़ते, तो आज सांसद भी नहीं रहते। तो पहले हमको सांसद चुनाव जीतना जरूरी है। जैसा कि कहा कि ये सारे वो नेता हैं जो राज्यसभा में है या तो विधानसभा में है, क्योंकि अपने अपने राज्य स्तर पर है, या तो राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा में है। लोकसभा में बहुत कम इनमें से, ममता बनर्जी विधानसभा में है, वो मुख्यमंत्री है, नीतीश मुख्यमंत्री है, तो पहले उनको सांसदीय चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। तो वो चेहरा आप जो आगे करेंगे, नीतीश किस सीट से उतरेंगे या केजरीवाल किस सीट से उतरेंगे, अगर उतरेंगे तो क्या अपना राज्य की मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे सही है, क्योंकि वह भले ही राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन जिस उम्र के पड़ाव पर है, उनके पास बड़ा मौका है। 80 साल उम्र हो चुकी है भले ही, लेकिन एक मौका बन सकता है उनके लिए। जैसे कि देखा गया है कि साल 2014 में भी और 2019 में भी यूपी को एक मेन फैक्टर है
प्रधानमंत्री कहा जाता है कि यूपी से ही होकर निकला जाता है। तो यूपी की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की 2014 की अगर बात करें तो 71 सीट जीती थी बीजेपी, 2019 में 64 सीट जीती थी और फिलहाल के समय में उनके पास 66 सीटें, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ के जो उपचुनाव हुए थे वो भी उनको मिल गई थी। तो ये फायदा है। एनडीए की हम टोटल बात करेंगे इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी है, एनडीए के साथ मिलकर ये इतनी सीटें उनके पास हैं। अब जो बीजेपी ने कहा है, खासकर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा फिलहाल, तो उन्होंने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ अगर आज योगी बने तो मोदी की वजह से, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कोई एक ऐसे नेता पर दाव नहीं लगाना चाहता जो भगवाधारी हो। मतलब आपने देखा होगा बहुत से नेता हैं जो अपने अपने धर्म को दिखाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि को देखा जाए, एक सनातनी कट्टर हिंदू ऐसा कहा जाता था कि वे पूरे सनातनी है, वेशभूषा भी वही है, तो हिंदुओं का पक्ष लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही राम मंदिर का फैसला या कृष्ण जन्मभूमि का फैसला सब समर्थन में आ रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि भाई हम सबके न्याय के लिए, सबके लिए हित में आवाज उठाएंगे। तो जब मोदी ने योगी को मौका दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने हाल ही विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि मैं दावा करता हूं कि 80 की 80 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में, यानी एनडीए के खाते में जाने वाली है। और योगी के दावे को हम झुटला नहीं सकते। जब योगी कोई बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं, तो उस पर यकीन किया जा सकता है। अब इसके पीछे के 3 कारण, अगर आप देखें, साल 2019 सपा बसपा आरएलडी 3 पार्टी गठबंधन में थी। तीनों पार्टी ने अगर देखें तो 38 पर बसपा लड़ी थी चुनाव, 37 सीटों पर सपा, 3 सीटों पर आरएलडी। 38 सीटों पर जो बसपा लड़ी थी और जो सपा लड़ी थी, सपा भी कई सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही, सपा लेकिन सिर्फ 5 ही सीट जीत सकी। 5 कौन सी सीट थी? उसमें से 2 बाहरी सांसद, बाकी 3 परिवार के सांसद, यानी कि सफाई परिवार के। तो वो परिवारवाद में फंसी रह गई। बसपा ने भी अपने भतीजे, मतलब मायावती ने भी अपने भतीजे आकाश आनंद को आय कर दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण मुसीबत में है कि उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो बसपा का पिछले बार प्रदर्शन था वो 10 सीट जीते थे, 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रहे थे। तो वो जो एक फैक्टर है, अगर इस बार मान लीजिए इंडिया अलायंस के दल साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो आप ये देखिए कि राम मंदिर का निर्माण लगभग हो चुका है, अगले महीने खुलने वाला है। तो वो सभी के लिए बहुत, जो पुराना मुद्दा था अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा, जिसके दम से मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, कई बड़े नेता ने उस पर अपनी राजनीति करके आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो उसको भले ही कहा कि धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति करना अच्छा नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि मुद्दा बहुत बड़ा था। अब वो मोदी ने करके दिखाया, योगी ने करके दिखाया। उन्होंने मंच से कहा है कि एक मच्छर तक नहीं भरा, लोग कहते थे खून की नदियां बहा देंगे, तो वो मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा। ऊपर से उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर विपक्ष घेरेगा बीजेपी को? अखिलेश यादव विधानसभा में कहते हैं सांड का मुद्दा उठाते हैं वो, क्या वो कोई आपको मुद्दा लगता है फिलहाल के समय? या फिर इस समय देखें तो अस्पताल के थोड़े बहुत बातों को लेकर, जो कि कोविड के बाद हर राज्य के लिए हालत खस्ता थी अस्पतालों की, तो वो एक बड़ा मुद्दा नहीं शायद नजर आता। तो सबसे पहले मुद्दा क्या रहेगा वो देखना है। उसके बाद देखना है कि 80 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी किन प्रत्याशियों को, किन चेहरों को मौका देती है, बदलाव करती है, क्योंकि हेमा मालिनी हो गई, स्मृति ईरानी हो गई, ये वो नेता हैं जो पिछले 2-3 बारों से लगातार सांसद चुनाव में उतर रही हैं। मेनका गांधी हो गई, वरुण गांधी हो गए, तो वो बदलाव की ओर देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप इंडिया अलायंस को देखें कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 7 चुनाव लड़ता भी है, तो क्या लालू यादव या ममता बनर्जी या शरद पवार, जो बड़े नेता है, नीतीश कुमार, ये बड़े नेता अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे, वोट मांगे, क्या वोट मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये अपने राज्य स्तर तक सीमित है। उत्तर प्रदेश में इनका कोई जनाधार नहीं है, खासकर शरद पवार का, ममता बनर्जी का, नीतीश का भी उतना नहीं है, लालू का भी उतना नहीं है, क्योंकि अखिलेश और ये दोनों यादव परिवार से ही है। ऊपर से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाकर बीजेपी ने वहां दाव चल दिया है पहले से। तो आप ये देखिए कि वोट मांगने से किसको मिलेंगे? जो दावा इंडिया अलायंस कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 50 सीट जीत लेंगे, हमारा विपक्ष मजबूत है, भाई पहला मायावती साथ नहीं है, 10 सीटों का वहां पर सीधा नुकसान होता है। 27 सीटें जो नंबर 2 पर बसपा थी, वो इस बार बड़ी मुसीबत बनेगी, क्योंकि जो वोटर्स हैं कांग्रेस के, वही लगभग बसपा के भी हैं और वही लगभग सपा के भी हैं। अब भाजपा का कोर वोटर आप जानते हैं अलग है, तो वो एक चीज का बड़ा फैक्टर डालेगा कि अगर आप 80 सीट पर रोक रहे हैं तो किसके दम से रोकेंगे, चेहरा कौन होगा? मायावती साथ आई नहीं है, तो 80 सीटों में से भी अगर देखा जाए तो सर्वे अभी दावा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे बात, सर्वे कह रहे हैं कि 70 प्लस तो भाजपा जीतेगी, 4 से 8 सीटें सपा जीतेगी और बसपा के खाते में शून्य भी दिख रहा है, हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो, लेकिन 4 से 8 सिर्फ इंडिया अलायंस। कांग्रेस अगर आप देखें, अमेठी तक हार गई कांग्रेस, रायबरेली बची है, उस पर भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं कि हम रायबरेली भी जीतेंगे, हम मैनपुरी भी जीतेंगे, जो सपा और कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। तो उसको बहुत चुनौती के रूप में देखना होगा इस बार। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र हुआ, तो उनसे देखा जाता है कि वो अखिलेश यादव से काफी तू-तू मैं-मैं होती रहती है। तो क्या
इसका कुछ है कि मतलब कहीं एक बार हुआ भी था कि वो कह रहे थे 100 सांसद आ जाइए, विधायक मुख्यमंत्री जी। आपको देखिए उस समय ऐसा था कि केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते होंगे, भाजपा में थे, भाजपा से सपा में आए, सपा में उनको महासचिव का पद मिला, फिर उसके बाद उनको धीरे-धीरे आगे ही बढ़ाया गया। फिर केशव प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश की चलती रहती है तू-तू मैं-मैं, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत अच्छी साझेदारी भी रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि राजनीतिक मंच पर एक उम्मीद जगती है कि अगर कोई विधायक या कोई बड़ा नेता हमारे साथ आ जाए, तो वो खेल हो जाए। जैसे मिशन लोटस चल रहा था, महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग, उद्धव ठाकरे से अलग हुए और अपनी ही अलग शिवसेना जो असली शिवसेना दावा कर रहे थे, वो गए मिशन लोटस के तहत। ऐसे कई अलग-अलग राज्यों में हुआ। तो वही अखिलेश उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ करना चाहते थे। वो केशव प्रसाद मौर्य को चाहते थे कि वो अपने 100 से ज्यादा विधायक हमारे साथ ले आए। जैसे कि आप जानते हैं 403 सीटें हैं, 100 से ज्यादा सीटें सपा को मिल चुकी थी। अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक अपने साथ ले आते, तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर वो दे रहे थे, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को पता है ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो छोड़कर आप क्षेत्रीय स्तर की पार्टी जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक सीमित है इस फिलहाल, उसमें जाना थोड़ा गलत कदम रहता। स्वामी प्रसाद मौर्य, अब आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक खबर ये भी है कि जो अभी इस समय फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। इन फ्यूचर अगर देखें तो उनको क्या सीएम के रूप में देखते हैं? बहुत मुश्किल चांस है कि उनको सीएम पद के लिए आय किया जाए। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव में उनके उतरने के चांसेस है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ की मजबूत सीट थी बदायूं, जिससे अखिलेश के ही चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव में उतरते थे, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने चुनाव जीता था। अब बड़ी मुश्किल से भाजपा ने वो सीट जीती है, तो ऐसे में उस बदायूं सीट को बनाने के लिए किसी ऐसे चेहरे को, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य, अब ऐसे में मौर्य समाज का बड़ा फैक्टर है, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के बड़े नेता हैं, उनको आगे करने की सोच रही है भाजपा कि इनको आगे कर दे। फिलहाल तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार कैबिनेट विस्तार में भी अभी समय बताया जा रहा है, वक्त लगेगा, विस्तार होगा, लेकिन वहां पर अगर कुछ हुआ तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा में उतार सकते हैं इस बार। 2014 में देखा गया था कि मीडिया में एक तरफ से लहर चल रही थी मोदी की, हर जगह उन्हीं के इंटरव्यू चल रहे थे और बाकायदा 2019 में तो चैनल खुल गया था कि नमो टीवी के नाम से। तो 2024 में मीडिया कितना बड़ा रोल देखिए, अगर आप देखिए तो समय के साथ बदलाव होता है। कांग्रेस और बसपा, सपा कुछ ऐसी पार्टियां जिनको ऐसा लगता है कि उनका जमीनी स्तर पर जनाधार है, नेता जाएंगे, वोट मांगे, मिल जाएगा। समय बदल रहा है, लोग सोशल मीडिया और मीडिया के साथ जुड़ रहे हैं। इसको भाजपा ने बहुत करीब से देखा, भाजपा ने समझा कि भाई लोग जो चीज टीवी या सोशल मीडिया पर ज्यादा देख रहे हैं, क्या पता वहां से ज्यादा जुड़ रहे हो, तो ये चीज देखी गई। अगर बोला जाए कि भाई आपको एक नेता चुनना है और आप पूरे दिन टीवी देख रहे हैं या दिन में 2 घंटे भी देख रहे हैं, उसमें 2 घंटे में से आपको 1 घंटे 50 मिनट या 1 घंटे 45 मिनट या 1.5 घंटे भी अगर आपको बीजेपी दिखाई जा रही है या कोई और पार्टी, मतलब मान लीजिए पार्टी दिखाई जा रही है, तो आपको जब वोट देना होगा तो आपके जहन में ज्यादातर किसका नाम होगा? भले ही अगर उस 1.5 घंटे में मान लीजिए 30 मिनट बुराई हुई, 1 घंटे अच्छाई हुई, या 20 मिनट अच्छाई हुई, बाकी 1 घंटे 10 मिनट बुराई हुई, लेकिन अच्छाई ज्यादा किसकी हुई मुकाबले में? उस पार्टी की जो ज्यादा दिखाई गई। तो बहुत बड़ा फैक्टर डालता है, मतलब एक तरीके से थाली में परोस के दिया जाता है कि आपको यही खाना है, तो वो चीज एक रहता है। बाकी मीडिया के इस समय जो रवैया है, कहा जाता है कि भाई बहुत गोदी मीडिया है, बहुत गोदी मीडिया है, तो उस गोदी मीडिया को एक्सपोज करना भी कई पार्टियों का फर्ज बनता है कि किस आधार पर उन्होंने गोदी मीडिया का अपना कर्तव्य निभाया, किस आधार पर वो दिखा रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को दिखाना गोदी मीडिया हो गया और देश के प्रधानमंत्री से अलग बीजेपी की छवि को बढ़ाना गोदी मीडिया हो गया, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अन्य देश के साथ जाकर किसी संधि पर कोई विस्तार पूर्वक बात कर रहे हैं, तो वो दिखाना जरूरी है, देश की जनता को पता होना चाहिए, वो गोदी मीडिया में नहीं आया। लेकिन अगर बीजेपी के किसी नेता पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है और उस सवाल को अगर मीडिया नहीं दिखा रही, उस सवाल को मीडिया नहीं उछाल रही, तो वो गोदी मीडिया कहलाएगा, क्योंकि आप सीधे तौर पर उसको बचा रहे हो। मीडिया का क्या फर्ज बनता है? मीडिया का फर्ज बनता है कि पारदर्शी तरीके से ना तो किसी के पक्ष ना ही किसी के विपक्ष, जो सत्य है वही परोसा जाए, तो वो ऐसे में ज्यादा फायदा देता है। लेकिन प्रधानमंत्री को दिखाना बेहतर है, लेकिन प्रधानमंत्री को ही दिखाते रहना, उनके नेताओं की छवि को गलत ना बताना, या जो गलत नहीं हुई है उस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बात ना होना, वो गलत है। कई मुद्दे ऐसे रहे जिस पर बीजेपी के कई नेता सामने आए, लेकिन उन मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं दी गई। मणिपुर मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कई सवाल खड़े हुए कि मीडिया ने इस पर सही कवरेज नहीं किया, तो गोदी मीडिया का फिर वो एक एंगल जुड़ जाता है। कवरेज होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुननी चाहिए, फिर जनता को तय करने देना चाहिए कि भाई गोदी मीडिया है कि नहीं, तो ऐसे में उनको फिर वो फैसला लेना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि डिजिटल ज़्यादा हो गया है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बन गए हैं, 2 विंग बन गई है, लेफ्ट विंग, राइट विंग।
और कई सारे ऐसे चैनल हैं जो दोनों खबरें चलाते हैं। तो ये क्या मतलब आजकल देखा जा रहा है कि लोग फ़ोन पे ही न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया जो होता है टीवी-वीवी वो बहुत कम हो गया। तो ये यूट्यूब भी कुछ चेंज कर सकता है? देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूट्यूब चैनल पर आकर कहते हैं कि भाई मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बदलाव आ रहा है। पीएम मोदी खुद एआई को बहुत तरजीह देते हैं। तो यूट्यूब सोशल मीडिया की दुनिया, मतलब आज के समय पर कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो स्वतंत्र मीडिया है वो सोशल मीडिया है। क्योंकि स्वतंत्र चीज़, जैसे आपने कहा, दोनों चीज़ भी दिखाते हैं कई चैनल, क्योंकि सबको अपनी टीआरपी को अपने बढ़ाए रखना है। सबसे खेल बड़ा टीआरपी का होता है। बात वहाँ पर वोटिंग का भी होता है, लेकिन यहाँ टीआरपी का होता है। अब आपने कहा कि भाई पीएम मोदी या फिर कौन सी पार्टी सोशल मीडिया का ज़्यादा, हर पार्टी कर रही है। अब अगर आप राहुल गांधी की बात करें, पिछले 2 सालों की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो कवर करी, सबसे ज़्यादा अगर मीडिया में दिखी तो यूट्यूब पर उनके हर एक इंटरव्यूज़, कहाँ छोले-भटूरे खाने जा रहे हैं, कहाँ पर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कहाँ पर रेलवे कर्मचारी से मिल रहे हैं, सब चीज़ उन्होंने सोशल मीडिया यूट्यूब के ज़रिए दिखाई। वहाँ तक अपनी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश करी। क्योंकि जनता पहले क्या था कि जैसा कि आप जानते हैं, पहले अखबार, रेडियो, फिर ऐसे बदलाव होते रहे। सोशल मीडिया आज के समय में वो नया ट्रेंड है जिससे युवा, खासकर अब युवा क्या है, अगर हम घर के किसी के बच्चे, तो हम खुद जाके अपने माता-पिता को कहेंगे कि आप चुनाव में इसको वोट करें क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। राहुल गांधी को उस समय पर सराहा गया। कर्नाटक चुनाव जो जीता कांग्रेस में, उसमें कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा योगदान। तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ के रेवंत रेड्डी ने खुद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से फ़र्क पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा तो सड़क पर हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग चीज़ दिखाई जा रही थी कि राहुल चल रहे हैं, राहुल बारिश में भीग कर भाषण दे रहे हैं, राहुल स्टूडेंट से मिल रहे हैं, राहुल महिलाओं से मिल रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर डाली। अब पीएम मोदी की कई वायरल हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ से कई सारे मुद्दे बनते हैं। अब थोड़ी आपकी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने मीडिया में काम किया है, तो क्या वहाँ पर बात क्या होती है? पर्दे के पीछे क्या होता है कि खबर को कौन-सी खबर को आगे ले जाना है? एक मतलब कैसे चलता है ये? थोड़ा देखिए विवरण से देखिए दोनों 2 या 3 प्लेटफ़ॉर्म इसमें जोड़ना चाहेंगे। फिलहाल एक ब्रॉडकास्टिंग होता है, एक सोशल मीडिया, फिलहाल जो डिजिटल कहते हैं। तो वो दोनों अलग-अलग रहते हैं। डिजिटल पर बहुत एक कई सारे ऐसे ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैं जिनका अच्छा खासा ऑरा है पहले से ही। उनको लोग बहुत सत्यता के साथ जुड़ते हैं, चेहरों के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन कई सोशल मीडिया पर चैनल्स ऐसे हैं जो हम देखते हैं, क्लिकबेट के लिए काम करते हैं, जिनका मतलब ऐसा रुझान रहता है कि हम कुछ ऐसा हेडलाइन डालें, कुछ ऐसा दिखाएँ जनता को जिसको देखते ही जनता क्लिक कर दे। कि मोदी ने दी राहुल को गाली, जो कि सत्य नहीं होता, या राहुल ने दी मोदी को गाली, जो कि सत्य नहीं है। गाली शब्द का इस्तेमाल कर, लेकिन वो उनको क्या होता है कि आकर्षित करना होता है जनता को। तो वहाँ पर सबका अपना-अपना एजेंडा फिक्स रहता है कि भाई हमारे मोदी के नाम के व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे राहुल के नाम के व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे मायावती के नाम के, हमारे अखिलेश के नाम के, सब वहाँ अलग बँट जाता है। वहाँ पर किसी का ऐसा नहीं कि किसी को दिखाया जाए। अगर आप इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उठाकर देखें, तो बहुत से चैनल ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी को दिखाया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का डंका बजेगा, 4 राज्य कांग्रेस आसानी से हँसते-हँसते जीतेगी, बहुत दिखाया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो ज़मीनी स्तर पर रुझान था वो अलग था। अब बात आती है ब्रॉडकास्टिंग की। ब्रॉडकास्टिंग में बहुत अलग होता है, वहाँ पर एजेंडा तय होता है कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में किस सीट पर किसका कितना प्रभाव रहेगा, उसके हिसाब से नेताओं को तरजीह देना शुरू किया जाता है। क्योंकि जनता भी उस नेता को सुनना चाहेगी जिस नेता से कुछ उम्मीद रखे है। अब हर जनता कहीं न कहीं हर नेता से कनेक्ट नहीं हो पाती। किसी में उम्मीद दिखती है, किसी में उम्मीद कम दिखती है, लेकिन उसको भी सुनना चाहती है क्योंकि एक उम्मीद के साथ कि कुछ अलग कर दे। तो वो बहुत भूमिका निभाता है। आपने कहा पर्दे के पीछे क्या होता है? पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ घटनाएँ होती हैं जो ऐसा होता है कि मीडिया की आपको लगेगा कि हाँ, अलग छवि दिखा रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि समय और हालात ऐसे बना देते हैं कि कई बार मीडिया को ये लगता है कि ये गलत दिखा रहा है चीज़ें चैनल, जो कि अपने हिसाब से वो सही दिखा रहा होता है, क्योंकि गलती होते-होते फिर वो चैनल्स में कई सुधार होते हैं। जैसा कि आपको बताया, डिजिटल अलग हो जाता है और फिर ब्रॉडकास्टिंग अलग हो जाता है। ब्रॉडकास्टिंग में आई हुई खबरें तुरंत दिखाना, डिजिटल पर अलग तरीके से खबरें दिखाना, क्लिकबेट बहुत होता है, तो वो बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। वहाँ पर हर कोई अपने-अपने तरफ व्यूअर्स को आकर्षित करना चाहता है। अब अगर आप, जैसा हमने 5 राज्यों का उदाहरण दिया, अभी से ही कई चैनल्स ऐसे होंगे जो ये दिखा रहे होंगे कि मोदी को राहुल हरा देंगे, राहुल की प्रचंड जीत, राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री, नीतीश में लड़ाई हुई, जो कि हकीकत नहीं, हकीकत कुछ और होती है। अगर सब हकीकत दिखाएँगे, मान लीजिए हम आपको बताएँ कि राहुल को मोदी ने लताड़ा, ये सिंपल सा हो गया, बहुत आसान सा। जनता इसको बहुत कम कनेक्ट करेगी, लेकिन जो असल में राजनीति से जुड़ी हुई है, जो असल में राहुल के बयान को सुनना चाहेगी, वो तुरंत आएगी। वो जानती है कि वो उसके काम का है, वो उसको कहीं न कहीं उठाना है। आज के समय में अगर यूट्यूब या फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर जनता कोई चीज़ अगर पैकेज या कोई वीडियो देखना चाहती है, तो उसको क्लिक करने से पहले भी सोचती है कि इसके अंदर उसी काम की चीज़ होगी या नहीं। क्योंकि बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है, मिसलीड जो होता है, ब्रॉडकास्टिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
कई बार हम कुछ ज़्यादा देखते रहते हैं तो हम उसी से जुड़ते जाते हैं। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया दोनों की भूमिका अलग होती है। लेकिन हाँ, इनकी भूमिका कह सकते हैं चुनाव में सबसे बड़ी ही रहती है। तो देखा जाए कि टीआरपी की जो दौड़ है उसमें सत्यता की जो पहचान है वो थोड़ी पीछे रह जाती है कि देखिए आपको आगे चल के अपना चेहरा आगे दिखाना सबसे तेज आज के समय फॉर्मूला देखिए है। आज के समय में अगर आप कितना भी सत्यता से बचें कि हमको सत्य नहीं दिखाना, हमको वो दिखाना है जो जनता देखना चाहती है, तो वो एक समय तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, जिस दिन जनता को पता चलेगा ये गलत है, तो आज नहीं तो कल पता चलेगा, क्योंकि झूठ कब तक छुपेगा वो सब जानते हैं। जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन जनता उससे कट जाएगी। लेकिन आज भी कई ऐसे पत्रकार हैं, अब वह गलत है या सही वो जनता जानती है। रवीश कुमार की बात कर ले, पुण्य प्रशन वाजपेयी की बात कर ले, सब अपनी तरफ से खबरें पेश करते हैं। वहां कोई टीआरपी का खेल नहीं है। वो भी चाहे तो दिन की 20 खबरें दे दें या अपनी पूरी टीम बिठा के 10 खबरें दे दें, लेकिन नहीं, वो एक खबर के साथ आते हैं, उसमें बहुत जानकारियां होती हैं, बहुत रिसर्च होती है कि भाई अगर हम एक पॉइंट को आगे रखना चाह रहे हैं तो उसमें पहले क्या हुआ था, पहले क्या हो सकता है, अभी क्या हो रहा है, सारी बातें रखी जाती हैं। तो सत्यता तो जनता तय करेगी कि जनता को क्या सुनना है क्या नहीं, लेकिन उसमें आपको दिखाना क्या है, आपको अपनी तरफ से क्या कर्तव्य निभाना है एक पत्रकार की भूमिका में। वो वहां पर फर्ज की जब भूमिका आती है तो आप पैसा चुनेंगे या पावर चुनेंगे, क्योंकि पावर से कई लोगों को दबा कर कहा जाता है कि आप यही खबर दिखाओ, पैसों से कहा जाता है कि आप यही खबर दिखाओ, बहुत सी चीजें अलग हो जाती हैं। लेकिन कई लोग ना ही पावर ना ही पैसे के पीछे जाते हैं, वह जाते हैं सत्यता के साथ, वह जाते हैं जनता की ताकत के साथ कि भाई जनता का फायदा। और ऐसा नहीं कि जनता उस पत्रकार को अकेला छोड़ दे। रवीश कुमार जब अलग हुए तो क्या उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया? नहीं, उनके साथ लोग और जुड़े, उनके साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी। रवीश कुमार एक अलग पत्रकार निकले, कई ऐसे बहुत पत्रकार हैं और मान सकते हैं कि कई लोगों की नजर में वो गलत होंगे, कईयों की नजर में सही होंगे। अब हर एक व्यक्ति से हर कोई खुश नहीं रह सकता, सुख दुख कहीं ना कहीं लगा रहता है कि भाई ये गलत बता रहा है ये सही। तो हर किसी का जैसा आपने कहा लेफ्ट और राइट होता है अलग, तो वो चीजें जनता तय करती है। अभी देखा गया कि दिसंबर में हाल ही में 3 राज्य जहाँ पे बीजेपी जीती और 1 राज्य जहाँ पे कांग्रेस जीती। जी तो कई फैक्टर जैसे कि एमपी के नेता है दिग्विजय सिंह, वो उन्होंने बोला कि ईवीएम पिन गड़बड़ी है। तो 2024 से आप क्या मतलब क्या देखते हैं कि ईवीएम कुछ फैक्टर है या बैलेट पेपर पे करवाना चाहिए, क्या कहो? देखिए ईवीएम का मुद्दा जब से भाजपा आई तब से बहुत बड़ा बना है, क्योंकि उससे पहले 2007 या उससे पहले भी देखे तो बैलेट पेपर ही से वोटिंग होती थी। लेकिन अब जैसे डिजिटल हो रहा है, टेक्निकल चीजें जोड़ दें, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोई मोबाइल है, कोई भी चीजें हैक की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि जो ना छूता रहा हो इन हैकर से, तो वो बहुत गौर करने वाली बात है। इसमें 3 पॉइंट जोड़ना चाहेंगे। पहला ये अखिलेश का एक बयान, अखिलेश ने कहा था कि भाई अगर हम विदेशों से चीजें लेते हैं कि विदेशों में ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छी चीजें जोड़ते हैं, तो आप ये भी देखिए कि जो विदेश में सरकार चुनकर आ रही है वो आज भी बैलेट पेपर से है। वक्त लगता है बैलेट पेपर से काउंटिंग होने में, देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, करोड़ों लोग वोट देते हैं, तो जो बैलेट पेपर से काउंटिंग होगी वक्त जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए एक सरकार चुन रहे हैं और 5 घंटे के अंदर नतीजा दे रहे हैं तो वो तो नाइंसाफी है। कम से कम महीना लीजिए आप, तसल्ली से आप नतीजा दीजिए, उसके बाद जनता को तय करने दीजिए। ये अखिलेश का बयान था, हमारा नहीं। अखिलेश ने इसके बाद दूसरा पॉइंट ये दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा ये कहेगी हमारे बयान के बाद कि अगर हम हारने लगते हैं तो हम ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम हार रहे हैं तो चलिए मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कल को फिर हार जाते हैं तब हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम आपकी जीत पर नतमस्तक होंगे, हम आपकी जीत के साथ आपका जश्न मना लेंगे कि आप जीत गए, हम पारदर्शी का वो एक जीत मानेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि हम किसकी सरकार को चुने, किस नेता को चुने। लोकतंत्र में जनता को ये भी हक होगा कि भाई किसके जरिए जनता नेता को चुन रही है, ईवीएम के जरिए चुनना चाहती है, बैलेट पेपर के जरिए चुनना चाहती है या कोई और तरीका, वो जनता पर आप छोड़िए। अब अगर आप देखें तो 30 से ज्यादा दल एनडीए के साथ हैं, लेकिन अगर 26 विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई ईवीएम का मुद्दा है और उस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा, तो 30 से ज्यादा पार्टियां कह रही हैं तो लोकतंत्र में उनको भी हक है। सरकार का ये फर्ज बनता है कि उस पर आगे बातें रखें। अलग अलग चैनल्स के अलग अलग पार्टियों के कमेंट सेक्शन में भी जब भी कोई चुनावी नतीजा आता है तो ईवीएम बड़ा मुद्दा बनता है। अब कई लोग होंगे जो देख रहे होंगे, वो कहेंगे अभी कांग्रेस हिमाचल जीती, कर्नाटक जीती, तब ईवीएम उन्हें याद नहीं आया।
अखिलेश यादव जब अभी घोषी उपचुनाव जीते, उससे पहले मैनपुरी का उपचुनाव जीते, खतौली जीते, तब उन्हें ईवीएम का मुद्दा याद नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी हम बात ये कह रहे हैं कि अगर कल को अगर हम हार जाते हैं दोबारा, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे। आप वो भी छोड़िए, उन्होंने बैलेट पेपर का मुद्दा भी हल करने के लिए कहा कि जो वीवीपैट मशीन होती है ईवीएम के साथ, उससे जो पर्ची निकलती है वो उस व्यक्ति को दीजिए, उस व्यक्ति को देखने दीजिए कि उसने क्या आगे किसको वोट दिया है, उसके बाद उसी पर्ची को एक बॉक्स में डाल दीजिए। उस बॉक्स में गिरी पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद दिलाएं, गोरखपुर का मेयर सीट का चुनाव था, नगर निकाय का। काजल निषाद वहां से प्रत्याशी थी, उन्होंने बहुत हल्ला काटा था, बहुत हंगामा मचाया था, रो गई थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो वोटिंग हुई थी वो करीब 3.5 लाख लोगों ने दी थी, या कुछ ऐसी आंकड़ा उन्होंने बताया था, लेकिन जब नतीजा आया तो 3 लाख करीब वोटों से तो उनकी हार बता रही थी, ऐसा कुछ कि 50,000 वोटों का घपला किया गया। अचानक से वोट इतने कहां से आ गए, इतने तो वोट पड़े भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सीधे सीधे धांधली है, इसका सबूत वो देने को तैयार थी, रो गई थी, कह रही थी आत्मदाह कर लेंगी। अब आप खुद सोचिए कि नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जनता अगर किसी और प्रत्याशी को रही है, कोई और प्रत्याशी जीत कर आ रहा है, तो ये तानाशाही कहलाएगी एक तरीके से। मायावती एक नारा लेकर चलती, कहती हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब ये बहुत बड़ा नारा एक तरीके से कि वोट हमारा है तुम्हारे पास और राज तुम्हारा चल रहा है। ये सब मुद्दे उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर गौर करना जरूरी है। पीएम मोदी की ताकत है, जनाधार है, हम मानते हैं बहुत बड़ी जनाधार है भाजपा के समय, लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा अगर 2 पार्टियां भी उठा रही है, 20 पार्टियां भी उठा रही हैं, तो लोकतंत्र में सबको हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। हो सकता है कल को वो उससे भी सेटिस्फाइड ना हो कि बैलेट पेपर से भी छेड़छाड़ हो रही है, कुछ भी, लेकिन ये लोकतंत्र है, चलता रहेगा। तो एक मुद्दा है अगर देखा जाए तो। आपको क्या लगता है, मतलब एक आंकड़े की बात करी जाए कि बीजेपी कितना आगे है, मतलब कांग्रेस पीछे है या बीजेपी कितना मतलब कंफर्टेबल जीत रही है, या फिर कुछ देखिए, टक्कर मिल सकती है? अगर अगले 2 महीने में इंडिया अलायंस कुछ कर जाती है, कुछ बड़ा दाव चल देती है, कोई ऐसा कह सकते हैं कि भागते भूत की लंगोटी से अगर वो भी उनके हाथ लग जाती है, कुछ बड़ा फैक्टर उनको मिल जाता है, क्योंकि मुद्दे इस समय बहुत जरूरी है। एक मुद्दा आप बताइए जिस पर मोदी को घेरा जा रहा हो। राहुल गांधी ने बिजनेसमैन उद्योगपतियों का मुद्दा चुनाव में उठाया, विधानसभा के नहीं काम आया। अखिलेश यादव ने पीडीएफ फॉर्मूला आय करा, विधानसभा चुनाव में नहीं काम आया। नीतीश कुमार ने भाजपा को घेरा, जातिगत जनगणना करा ली थी, वादे किए कि हम यहाँ कराएंगे, नहीं काम आया। तो मुद्दा क्या है, सबसे जरूरी वो है। दूसरा कि आंकड़े की आपने बात करी, तो आंकड़े तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। फिलहाल जो पिछले आंकड़े थे, 353 टोटल एनडीए के पास थी, 303 बीजेपी के पास थी, वो बढ़ी भी है सीटें, कई उपचुनाव में जीती बीजेपी अलग अलग राज्यों में। तो वो जो आंकड़ा है 300 का आसानी से टच होता दिख रहा है फिलहाल के समय में, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा से सचमुच कोई परिवर्तन आ गया। अगर इतना बड़ा परिवर्तन था तो शुरुआत विधानसभा चुनाव से होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना का परिवर्तन होता तो शुरुआत विधानसभा चुनाव से दिखनी चाहिए थी। तो वो सारे मुद्दे नजर नहीं आ रहे फिलहाल के समय में। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास मुद्दे हैं, बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है, कोई बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे जनता को लुभाया जाए। गैस सिलेंडर के दाम कुछ महीनों पहले क्यों कम किए गए, बड़ा फैक्टर था कि पिछले 9 सालों से दाम बढ़ रहे थे, चुनाव नजदीक आया, हार देखी, कम कर दिए। तो ये सत्ता की चाबी उनके हाथ में, वो चाबी है और खजाना है, कभी भी खोल सकते हैं। तो वो अब राम मंदिर का मुद्दा हो गया, धारा 370 का मुद्दा हो गया, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, इन सब पर अभी बहुत कुछ सुर्खियां बटोरना बाकी है। तो वो एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के ही हाथ में है, ये संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो इंडिया अलायंस है उनको बहुत ध्यान से, यानी कि अब उनको छाछ भी फूक फूक कर पीनी होगी कि भाई कोई गलत कदम ना हो जाए। राहुल गांधी, जगदीप धनखड़ की जब मिमिक्री की जा रही तो वीडियो बनाने का क्या मतलब था, वो एक सवाल बन गया है। राहुल गांधी जो अभी हार का ही सामना कर रहे हैं, तो हर एक मुद्दे पर मतलब सोच समझ कर उनका फैसले लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने का, धन्यवाद। 2024 में देखा जा रहा है कि राजनीति 2 तरह से चल रही है, एक टीवी पे चल रही है और एक जनता के बीच चल रही है। हमने ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया कि बातचीत हो सके। आज हमारे साथ जुड़े थे ऑनलाइन न्यूज वाला यानी दीपक गुप्ता। इसी तरह के एपिसोड और आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।